ठीक है, देखो ये तुम्हारा पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, अध्याय फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न पहला क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, यानी कि ये बताना है सत्य है या असत्य। ठीक है, इसमें क्या बताना है, या ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो प्रश्न पहला, पहले का पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए पहले तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, मान लो पूर्ण संख्या क्या है, देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या इनफिनिट है। अब कह रहे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं। तो देखो जे पूर्ण संख्या है, जे पूर्ण संख्या है, तो जे जो पूर्ण संख्या है जे तो प्राकृत होते हैं, लेकिन जे 0 है ना, जे प्राकृत नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये कथन क्या हो जाएगा तुम्हारा, असत्य। ठीक है, क्यों असत्य है, क्योंकि इसमें ये 0 जुड़ गया है, पूर्ण संख्या में 0 ज्यादा होता है। ठीक है, और प्राकृत में 1 2 3 होता है, तो प्रत्येक नहीं होती। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होते हैं, देखो पूर्णांक जो होते हैं 0 से 1 2 3 और 0 से -1 -2, ये डॉट 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 इस तरफ चलते हैं और डॉट 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 इनफिनिट तक इस तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है या नहीं। परिमेय संख्या के लिए क्या शर्त चाहिए, परिमेय संख्या के लिए शर्त चाहिए अपन को P/Q में होना चाहिए। किस रूप में, तो अपन लोग इन्हें 1/2, इसके नीचे भी, मतलब इसके सबके नीचे 1 1 लिख सकते हो, होता ही है सबके नीचे। आप P/Q में लिख सकते हैं कि नहीं, सबके नीचे लिख दो। देखो -2/1, -1/1, 0/1, 1/1। अच्छा चल रहा होगा कि सर जी ये 0/1 परिमेय कैसे है, तो P/Q में तो होना चाहिए, P/Q में है, लेकिन तुम्हें जो 0 लग रहा हो तो क्या कहा जाता है कि Q जो होता है ना, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। बस ऊपर वाला मान 0 हो सकता है, लेकिन ये नीचे होता है ना Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सभी परिमेय संख्याएं, इस प्रकार ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब दूसरा कथन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखना, मान लो हमने ये 1/2 ले लिया, 3/2 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, अब परिमेय संख्या है। अब पूर्णांक में क्या होता है, या तो माइनस के आ जाएंगे या प्लस के आ जाएंगे या 0 आ जाएंगे। तो पूर्णांक में तो सब कुछ आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस के भी, प्लस के भी और 0 भी। इसमें कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, कहा है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या पूर्णांक है कि नहीं है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, तीसरा कथन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका रिवाइज हो गया उल्टा, इसमें पूछा था कि पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है प्रत्येक, इसमें कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मान लो प्राकृत संख्या लिख रहे हैं हम 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्या है। अब ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 नहीं है ना, 0 को ना रहने दो, इसके बाद तो ये पूर्ण संख्या है ना। फिर तो यही कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवा कथन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक, मान लो हमारे पास ये पूर्णांक है, -1 -2 0 1 2 3। अब ये प्रत्येक पूर्णांक कहाँ है, तो कह रहे पूर्ण संख्या होती है। जिस सभी पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि इस तरफ वाले तो होते हैं पूर्ण संख्या,
इस तरफ वाले नहीं होते, क्योंकि ये माइनस के पूर्णांक है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होता है, इस तरफ वाला ये सॉरी इस तरफ वाला धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक दो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो जीरो जुड़ जाता है, जो जीरो जुड़ जाता है तो ये पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, पांचवा असत, ठीक है। और छठवां कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मान लो 1/2 है, ये भी परिमेय संख्या है, तो प्लस की 1/2 है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन जीरो से इस तरफ वाले आउट पूर्ण संख्या में, लेकिन ये माइनस वाला तो पूर्ण में नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो कथन पता चलिए कि कौन कौन असत्य है। तो ये पहला असत्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है, पांचवा छठवां असत्य है। समझ में आया क्यों असत्य है, ठीक है, नोट कर लो। चलो ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ये पूछ रहा है सवाल कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं। यानी कि कहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या कब होगा शून्य, उसके बटे में एक हो या दो हो या तीन हो, कुछ भी हो, ठीक है, मतलब बटे में हो, पर इन सब के बराबर क्या आएगा, शून्य ही तो आएगा। एक का भाग दो शून्य शून्य, दो का भाग दो जीरो में शून्य, तीन का भाग दो तो शून्य आएगा ना शून्य। हाँ, यहाँ तक कि तुम कोई भी बड़ी संख्या लिख दो यहाँ पे, लो, तब भी आंसर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखने पर हमें क्या मिला, 0/1 को लिखने पे हमें ऊपर P मिला और नीचे Q मिला, ठीक है। और जब P/Q के रूप में लिख सकें तो अपना ये हो जाता है परिमेय संख्या। लेकिन उसमें कहा जाता है कि P और Q में क्या कहा जाता है कि Q का मान 0 नहीं है। तो देख लो यहाँ P का मान 0 है और Q का मान क्या है, 1 है ना। P का मान 0, Q का मान 1 है। या फिर दूसरे वाले में देखो, इसके साथ 0/2 में P का मान है 0 और Q का मान है 2, ठीक है। सिर्फ Q का मान ठीक है, बोलते हैं सॉरी, सिर्फ P का मान 0 है, ठीक है, Q का मान नहीं है। इसलिए अपन लोग क्या P/Q में P/Q रूप में लिख सकते हैं और ये शून्य एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या तभी होती है जब अपन P/Q में लिख सकें, ठीक है। और 0 के नीचे तो कुछ भी रख दो और इसे हल करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, बस जो कहा गया है लिख सकते हैं। तब भी नहीं, 0 के नीचे 0 रखो तब भी 0 आएगा, लेकिन अपन को ये दिखाना है कि P और Q का मान 0 ना हो, ये दिखाना है ना। उसने कहा है ना कि P 0/0 रखोगे तो P का मान भी 0 आ जाएगा और Q का मान भी 0 आ जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि Q का मान 0 ना हो, Q का मान क्या ना हो, 0। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो फिर परिमेय संख्या कहाँ बचेगी, समझ रहे ना। यानी Q का मान 0 ना हो, ये यही शर्त है, नोट कर लो सर। चलो देखो, प्रश्न नंबर तीसरा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी, 6 परिमेय संख्या, ठीक है। देखो, इनको करने की हम तुम्हें दो विधियां बताएं, ठीक है। पहली विधि क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जितनी संख्या निकालना है, n बराबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। उसमें हम हमेशा n+1 करेंगे, कितना करेंगे, n+1, यानी कि 6 और 1 7। अब ये जो 7 आया है ना, n+1 यानी 7 आया है, इसका क्या करेंगे हम, 3 और 4 के बीच निकालनी थी ना, तो ऊपर भी 7 का गुणा और नीचे भी 7 का गुणा, ऊपर भी 7 का गुणा और नीचे भी 7 का गुणा। अब हम इसे लिखेंगे, 3 7
21 बटे 7 और इधर है 7 चौके 28 और बटे 7। हमने ये जो बीच में जगह छोड़ी है कारण समझो क्या चाहिए। हमने देखो n बराबर क्या दिया है 6। जितना भी n बराबर दिया होता है, जितनी संख्याएं निकलनी होती है उसमें एक प्लस करते हैं। क्या करते हैं? एक प्लस। तो हमने n बराबर 6 दिया था, n बंद कर दिया, सो n प्लस 1 यानी कि 6 और 1 7। 7 का जो संख्या जिनके बीच निकालना है उनके ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे। तो 3 में ऊपर नीचे 7 का गुणा, 4 में ऊपर नीचे 7 का गुणा। तो ऊपर 7 किया 21 बटे 7 आया, 7 चौके 28 बटे 7 आया। अब इनके बीच में निकालना है ना, तो इनके बीच में क्या आया? 21 के बाद क्या आता है? 22। 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7 और 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ठीक है, ये हो गई 6 परमीय संख्या। ये सरल विधि है। ठीक है, ये तुम्हारी सिंपल विधि है। लेकिन एक विधि और भी है जो अभी हम बता रहे हैं, ये तुम सीख गए हो ना। इसके बाद नेक्स्ट जो विधि है, 3 और 4 के बीच के परमीय संख्या निकालना है। तो ये जो 3 ए हो वो a बराबर हो जाएगा 3। ये पहली संख्या a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और n बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, n बराबर 6 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या के लिए? प्रथम संख्या के लिए देखो, प्रथम संख्या के लिए होता है a प्लस बी माइनस ए बटे n प्लस 1। ठीक है, और इधर करेंगे गुणा, ऊपर 1 था। ठीक है, तो a का मान है 3 और प्लस b में से 1 गया, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 गुणे 1 बटे n प्लस 1 कितना आया था? 7, यानी कि 3 प्लस 1 बटे 7 यानी कि 21 बटे 7। ऐसे दूसरी निकालेंगे। ठीक है, तुम लोग करो अपना। ठीक है, दूसरी निकालेंगे a प्लस बी माइनस ए बटे n प्लस 1। इसमें 2 का गुणा करेंगे इधर, तो a का मान कितना आया? a का 3 है प्लस b माइनस 1 यानी 1 गुणे 2 बटे 7 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 7 यानी 3 सही 2 बटे 7 यानी कि 7 के 21 2 23 बटे, सॉरी इधर 22 बटे 7 आ रहा था, 7 के 21 1 22 बटे 7, 7 के 21 1 22 बटे 7 और ये हो जाएगा 23 बटे 7। सेम इसी प्रकार तृतीय संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस ए बटे 7 गुणे 3। तो a की जगह है 3 प्लस बी माइनस ए यानी कि 1 और ये हो जाएगा 3 बटे 7 यानी 7 किया 21 और 3 24 बटे 7। ऐसे चौथी संख्या निकालेंगे, चौथी संख्या। ठीक है, सेम इसी प्रकार सभी संख्या निकालेंगे। a b माइनस ए बटे 7 गुणे 4। ठीक है, n प्लस 1 बिंदु आएगा। ठीक है, तो इधर 3 और 1 इधर हो जाएगा 1 गुणे 4 1 हो जाएगा और इधर 7 में 7 के 23 24 25 बटे 7। ऐसी पांचवी निकालेंगे। ठीक है, पांचवी a प्लस बी माइनस ए n प्लस 1 गुणे 5। ठीक है, इधर भी हो जाएगा 3 प्लस 1 गुणे 5 बटे 7 यानी कि 7 के 21 5 26 बटे 7। ऐसी छठवीं संख्या निकालेंगे। ठीक है, ऐसी छठवीं संख्या निकालेंगे तो a प्लस बी माइनस ए बटे 7 यानी कि हो जाएगा इधर 3 प्लस कितना बचा? b यानी कि 1 बटे 7 यानी यहाँ हो गए 6 और ये हो जाएंगे 7 के 21 6 7 के 21 6 27 बटे 7। ये छठवीं संख्या है। ठीक है, तो ये तुम्हारी हमने दोनों विधियां बता दी, जो तुम्हें सरल लगे उससे करना। ठीक है।